तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से अधिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हेलो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व के बारे में। इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व पढ़ा है, जिसमें हमने समझा था कि लॉन्ग रन में जाकर एलएसी और एलएमसी यू शेप के बन जाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये बताने की कोशिश करती है कि जो कॉस्ट कर्व होते हैं वो यू शेप के ना होकर एल शेप के होते हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एल शेप के एलएसी होने का या एलएमसी होने की क्या वजह है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा जो वीडियो है वो आपके यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी तमाम तरीके के कोर्सेज में लगता है। तो सभी तरीके के कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व के बारे में। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व को डेवलप करने का जो काम किया था वो किया था स्ट्रगल ने, एंड्रयूज, इसके अलावा फ्लोरेंस, फ्रीडमैन, इन सब ने जाके मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व को डेवलप करने का काम किया। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व का जो बेसिक जो पर्पज है या बेसिक जो उसकी एक तरीके से थ्योरी है वो ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो शेप होती है कॉस्ट कर्व की वो यू शेप ना होके एल शेप की होती है, जिसको हम इंपेरिकल कर्व भी कहते हैं। तो आखिरकार एल शेप के कॉस्ट कर्व क्यों होते हैं, इसकी वजह मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बताई एक्सेस कैपेसिटी या रिजर्व कैपेसिटी, सॉरी, बिल्ड इन रिजर्व कैपेसिटी। तो अब हम इस वीडियो में आपको एक कंसेप्ट समझाने वाले हैं रिजर्व कैपेसिटी का। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी फर्म है, मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म क्या करती है, उसके पास मान लीजिए 100 मशीन है, लेकिन वो 100 की 100 मशीन का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उसके पास में एक रिजर्व कैपेसिटी होनी ही चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सके। मान लीजिए कोई टेंट वाला है, वो अपने टेंट लगाने का बिजनेस करता है, तो सारे के सारे बर्तन, सारे के सारी क्रॉकरी एक ही जगह नहीं भेज देगा। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व कैपेसिटी भी होती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका प्रयोग कर सके। यानी कि जितनी भी फर्में होती हैं उनके पास हमेशा एक रिजर्व कैपेसिटी होती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो इसका प्रयोग कर सकें। यानी कि मान लीजिए किसी के पास में रिजर्व कैपेसिटी है, मान लीजिए किसी के पास रिजर्व कैपेसिटी है, रिजर्व कैपेसिटी मौजूद है। रिजर्व कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि एक फर्म के पास अगर 100 मशीन है तो वो 100 की 80 मशीन का यूज नहीं करती, बल्कि 80 मशीन का यूज करेगी एक टाइम पर, और 20 मशीन को एज ए रिजर्व रखेगी ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करे। तो यही आपको कंसेप्ट समझना है। जितनी भी फर्में होती हैं सभी के पास अपनी एक रिजर्व कैपेसिटी होती है। इसका सिंपल सरल मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है तब जाके वो रिजर्व कैपेसिटी का यूज करती हैं। इंडिया में भी देखो रिजर्व फोर्स, इंडिया के पास भी रिजर्व फोर्स है। हर कंपनी, हर सरकार अपने पास कोई ना कोई रिजर्व जरूर रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करे, बाकी के समय उसका प्रयोग ना करे। तो यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर कंपनी, हर मशीन, हर कंपनी के पास में, हर बिजनेसमैन के पास में कुछ रिजर्व कैपेसिटी होती है, जिसकी कुछ वजह उन्होंने बताई है कि मान लीजिए कोई फ्रिक्शनल या सीजनल डिमांड क्रिएट हो जाती है, सडनली कोई डिमांड आ जाती है। अब कभी कोई अचानक से डिमांड क्रिएट हो जाती है, हर मौसम में डिमांड रहती नहीं है, लेकिन सीजनल डिमांड बढ़ गई है, तो उसके लिए वो अपनी रिजर्व कैपेसिटी बना के रखता है। इसी तरीके से इट गिव्स द बिजनेसमैन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू रिपेयर द ब्रोकन डाउन मशीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर मान लीजिए किसी फर्म के पास 100 मशीनें और 100 की 100 मशीनों का यूज वो करता है, और सडनली क्या हुआ कि 2-3 मशीन, 10-15 मशीन खराब हो जाती है, तो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए 100 मशीन को चलाने के लिए वो अपने पास 110-115 मशीन वो रिजर्व रखेगा, 2-4 मशीनें, ताकि अगर कोई मशीन डैमेज हो जाती है, कोई मशीन खराब हो जाती है, तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस पर इसको हैम्पर ना हो, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस तो वो कर रही है, प्रोडक्शन को हैम्पर ना हो इसके लिए वो रिजर्व कैपेसिटी का प्रयोग करती है। इसी तरीके से इट गिव ग्रेटर फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर टू एक्सपेंड आउटपुट इन डिमांड इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है वैसे वैसे वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, इसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो इन सभी की वजह से एक फर्म अपने पास रिजर्व कैपेसिटी बना के रखती है। इस रिजर्व कैपेसिटी की वजह से ही आप आगे जाके समझोगे कि जो कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप ना होके एल शेप का होता है।
अब हम आगे बात करेंगे आपको कॉस्ट कर्व के बारे में। तो देखिए दो तरीके के कॉस्ट कर्व हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की, जिसमें हम आपको समझाएंगे एसी, एवीसी, एएफसी, एमसी और एसी के बारे में। ठीक है जी, उसी तरीके से जिसको हम क्या बोलते थे, एसएवीसी बोल रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये शॉर्ट रन का है। ठीक है, और इसी तरीके से लॉन्ग रन दिखाएंगे। लॉन्ग रन में हमारा बनेगा एलएमसी और एलएसी। तो इन सभी की शेप मॉडर्न थ्योरी में किस तरीके से डिजाइन की गई है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन में किस तरीके के होते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सॉसर शेप का होता है, यानी कि तस्तरी के आकार का होता है, जो पहले गिरता है और एक फ्लैट रेखा बना लेता है लंबी सी, और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। क्या वजह है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए किसी फर्म के पास में जो कैपेसिटी है, मतलब एक तरीके से जो वो 50 मशीन है उसके पास में, या 50 शर्ट बनाने की कैपेसिटी है, शर्ट बनाने की कैपेसिटी है। यानी कि इस केस में अगर वो अपनी पूरी कैपेसिटी, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी गिरती है, और उसके बाद जब तक उसकी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग नहीं हो जाता तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट करती है। इस तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप किस तरीके से होती है, यहां पे ये दिखा रहा है कि उसकी जो रिजर्व एक्सेस कैपेसिटी है उसका फुल्ली यूटिलाइज हो गया है, यानी कि 50 शर्ट बनाने पर, तो ये 30 है मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो 30 शर्ट नहीं बनाएगा उसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो गिरती रहेगी। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है जो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो गिरेगी, लेकिन 30 के बाद 40 पर आते आते तक वो कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद अगर वो ज्यादा शर्ट बनाता है तब जाके उसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके की शेप होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का यह मानना था कि हर फर्म के पास एक्स्ट्रा रिजर्व कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। बिल्ड इन कैपेसिटी का नाम दिया उन्होंने रिजर्व कैपेसिटी, यानी कि जब तक किसी फर्म की रिजर्व कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं हो रहा है तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, और इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इन मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज सॉसर शेप दैट इज ब्रॉडली यू शेप। ब्रॉडली मतलब है चौड़ा यू शेप का, जैसे यू तो इस तरीके का होता है, ब्रॉडली यू का मतलब इस तरीके का चौड़ा, इस तरीके का यू शेप होता है, ब्रॉडली यू शेप बट हैज अ फ्लैट स्ट्रेच ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट। दिस फ्लैश स्ट्रेच रिप्रेजेंट दी बिल्ड इन रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यानी कि यह बता रहा है एक फर्म के पास इतनी रिजर्व कैपेसिटी मौजूद है। दूसरा अगर हम बात करें एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप वैसे ही लेता है जिस तरीके की शेप इनकी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यह हुआ इस तरीके की शेप लेता है, ऐसे बिल्कुल ऐसी शेप। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाओगे आपकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो गिरती रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। तो इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह यही माना कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब यह हुआ कि इस केस में भी आपका जो प्रोडक्शन है वो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार इंक्रीज ही करती रहेगी, कभी भी फॉल नहीं करेगी, जिसकी वजह से उन्होंने एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को डाउनवर्ड माना। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वैसे वैसे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो लगातार गिरती चली जा रही है, और गिरने की जो स्पीड है वो कम हो रही है। अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, देखिए मैं आपको एवरेज कॉस्ट कर्व बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 10, 20, 30 और 40 और 50, हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं, और आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए पहले 100 है, फिर 50 हो गई, फिर 33 हो गई,
फिर 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 18 हो गई। हम ये मान के चल रहे हैं। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले मान लीजिए 100 है, फिर 80 हुई, फिर 60 पे कांस्टेंट हो गई और फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो जो एवरेज कॉस्ट होगी दोनों का सम वो कैसे निकालेंगे? 200, 130, 93, इसके बाद 85, 80 और उसके बाद 98, यानी कि बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखो कर्व कैसा बनेगा। मैं आपको एक बार कर्व बना के समझा देता हूं। एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरीके का बनता है। इसी टेबल को अगर हम बेस माने तो देखिए, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरीके की बनेगी। यहां इसका मिनिमम पॉइंट आ गया है, ये फुल रिजर्व कैपेसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं। और जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो इस तरीके की बनेगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए यहां पे बढ़ना स्टार्ट हुई है, यानी कि 80 के बाद यहां तक तो गिरी है, उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट तक लगभग यहां तक ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फिर बढ़ना स्टार्ट करेगी। मैं दोबारा से बना देता हूं ऐसे, यानी कि इसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां से बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो मान लीजिए इस जगह तक हमारा फुल कैपेसिटी का प्रयोग हो गया और यहां पे हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो जो एसी कर्व होता है वो भी यू शेप का ही होता है। इसकी वजह यह है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो लगातार गिर रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले गिरती है, फिर फ्लैट हो जाती है और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट करती है। क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़कर जो एसी कर्व निकलेगा वो आपका यू शेप का होगा। ये बच्चों एवीसी कर्व है, मैं बार बार एसी लिख देता हूं, एवीसी कर्व है। तो एवीसी कर्व, एसी कर्व, एएफसी कर्व आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। चलिए एक बार आपको बाद में बता देंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस तरीके का होता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरीके का होता है, पहले गिरता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है। तो ये भी आपको एबीसी की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एबीसी की तरह नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरीके की, देखिए पहले हम एबीसी बना देते हैं ऐसे, और ये क्या बता रहा है कि ये हमारी रिजर्व कैपेसिटी का पूरा यूज हो गया है। ए से लेके बी तक हमारी रिजर्व कैपेसिटी है। तो आपको याद रखना है कि जिस कंडीशन में एवीसी गिरेगा एमसी उससे नीचे रहेगा और इस तरीके का बन जाएगा कांस्टेंट। पहले गिरते हुए ऊपर आएगा, मतलब एक तरीके से यहां जाके कांस्टेंट हो जाएगा ये, और कांस्टेंट रहेगा लंबे समय तक बी पॉइंट तक, और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देगा। ये एमसी की शेप होगी। यानी कि जब तक एवीसी गिरेगा एमसी गिरेगा और उससे नीचे रहेगा। जब एवीसी कांस्टेंट रहेगा तो एमसी उसके बराबर रहेगा, और जब एबीसी इंक्रीज करना शुरू कर देगा तो एमसी बढ़ना शुरू कर देगा। यही एसी और एमसी के बीच का रिलेशन है। जब हम चारों डायग्राम एक साथ बनाएंगे तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो वो और क्लियर हो जाएगी किस तरीके की शेप इनकी बन के निकल के आती है मॉडर्न शेप कर्व में। क्योंकि बेसिकली कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एबीसी की, तो एबीसी यहां पे ये हमारा एबीसी हो गया। ये ए से लेके बी पॉइंट तक हमारी रिजर्व कैपेसिटी का पूरा यूज हो गया है। ठीक है जी, मैं x0 बोल देता हूं। जो एएफसी है, एएफसी जो है वो इस पॉइंट तक गिरता रहेगा, लगातार गिरता रहेगा। और एसी जो है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एसी जो है वो गिरेगा और बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसका मिनिमम पॉइंट ये वाला है, जिसको कि मैं नाम H बोल देता हूं। इसको U बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। चलिए इसको तो A और B डला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। इसको हम H बोल देते हैं या C बोल देते हैं इसको।
एमसी क्या करेगा, एमसी सबसे नीचे से आएगा और यहां की तरफ इसको ए के बराबर हो जाएगा ऐसा, और उसके बाद कांस्टेंट रहेगा और सी पॉइंट कटते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये एमसी की शेप होती है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी शेप क्लियर हो गई होंगी। सबसे ऊपर जो रूल तो वही आएगा कि एमसी एबीसी और एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, तो वो रूल यहां पे भी फॉलो हो रहा है। बेसिकली ये मॉडर्न कर्व है, और मॉडर्न कर्व ये मानते हैं कि जो स्ट्रेच लेवल होता है वो बहुत बड़ा होता है, खासतौर पे एबीसी का। ये तो रही बात शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व किस तरीके का एज्यूम करके चलती है। तो देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की अगर हम बात करें तो इन दी लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, यानी कि लॉन्ग रन में किसी भी तरीके की फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है। जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो केवल वेरिएबल कॉस्ट बचेगी, और जब वेरिएबल कॉस्ट बचेगी तो किस तरीके की शेप होंगी, इसके बारे में हम आपसे जानकारी दे देंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC एंड LMC आर L शेप एंड नॉट U शेप। तो यहां पे हमें समझना है कि जो LAC होगा वो L शेप का होगा, और जो LMC होगा वो भी L शेप का होगा, U शेप के नहीं होंगे। इसकी वजह है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दो तरह की कॉस्ट किसी फर्म को बियर करनी पड़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट और मैनेजरियल कॉस्ट। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो आपको सस्ता होता चला जाता है। इसकी वजह क्या है? वजह है हमारी टेक्नोलॉजी, वजह है आपकी हाउ टू लर्निंग कर्व। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो, नई नई मशीनों का, नए नए इक्विपमेंट का यूज होता है। अगर आप टीवी देखोगे तो पुराने जमाने में मोबाइल फोन कितने महंगे आते थे, अब कितने सस्ते हो गए। इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। बिकॉज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट आर फॉलिंग, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करती है, लगातार गिरती रहती है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो लगातार गिरती रहती है। फॉलिंग कंटिन्यूअसली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड लर्निंग बाय डूइंग। किसकी वजह से बढ़ती है? पहला, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने की वजह से लगातार गिरती रहती है, और लर्निंग बाय डूइंग की वजह से। जबकि दूसरी ओर अगर आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो आपकी जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती है। क्योंकि मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि हमारी एवरेज जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो गिर रही है। लेकिन यहां पे ये समझना है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें ज्यादा कमी आती है, तेजी से कमी आती है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से LAC लगातार गिरता रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आप 10 शर्ट बना रहे हो और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, और आपकी मैनेजरियल कॉस्ट आ रही है 100 रुपए। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो आ गई है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी जो कॉस्ट आ रही है टोटल, वो आ रही है 200 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, 20 शर्ट बनाते हो, 30 शर्ट बनाते हो, 40 बना रहे हो, 50 बना रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगातार गिरती रहेगी, लगातार गिरती रहेगी। हालांकि जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो बढ़ती है, लेकिन इसके बढ़ने की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम बढ़ती है। तो अब इसमें देखोगे तो ये कितना हो गया, 190, ये हो गया 185, 182 एंड 180। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो तरह की कॉस्ट आती हैं किसी भी फर्म के सामने, एक प्रोडक्शन कॉस्ट, एक मैनेजरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से लगातार बढ़ती है, गिरती है, सॉरी। मैनेजरियल कॉस्ट लगातार, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपकी जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो लगातार कम होती चली जाएगी, सॉरी बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन इसके बढ़ने की जो गिरने की स्पीड है वो ज्यादा है, और इसके बढ़ने की स्पीड कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट कर्व इस तरीके का बनता है, ऐसा। ऐसा SAC1,
एक मिनट बेटा। SAC1, SAC2, SAC3। अब उन्होंने एक इंपेरिकल स्टडी की मॉडर्न थ्योरी ने, और उन्होंने बताया कि एक फर्म अपनी फुल कैपेसिटी का 2/3 ही प्रयोग करती है, यानी कि केवल और केवल 2/3, यानी कि लगभग 66.7%, लगभग 67% ही अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग करती है। इसका मतलब एक फर्म जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग ना करके 2/3 प्रयोग करती है, यानी कि ये हमारा 2/3 है, ये 2/3 है, ये 2/3 है। और अगर हम इन 2/3 को जोड़ दें तो हमें जो कर्व मिलेगा वो मिलेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस तरीके के एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन में बनता है, यानी कि हर फर्म अपनी 2/3 कैपेसिटी का ही प्रयोग कर रही होती है, बाकी का प्रयोग नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से LAC कर्व एल शेप का होता है, जैसा कि हमने आपको यहां पे बता दिया। आगे हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट कर्व की, तो अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी द शेप ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू शेप ऑफ दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो किस तरीके से डिपेंड करता है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता के दिखा देता हूं। देखिए, दो तरीके की अप्रोचेज मान के चल रही है। एक अप्रोच ये मान के चलती है कि जो LAC कर्व है वो इस तरीके का बनता है, ऐसा। ये हमारा LAC है। एक और अप्रोच है वो ये मान के चलती है कि LAC कर्व इस तरीके का बनता है। यहां पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है, यहां पे ये लगातार फॉल कर रहा है। तो अगर इस अप्रोच को मान के चलेंगे तो जो LMC होगा वो इस तरीके का होगा, यानी कि लगातार गिरेगा और उससे नीचे रहेगा। जबकि अगर हम LAC मान के चलेंगे तो इस तरीके का कर्व बनेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि यहां पे भी समझाया हुआ है। यहां पे समझाया हुआ है कि अगर LAC गिर रहा है तो LMC भी गिरेगा, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पे बताया कि दोनों के दोनों गिर रहे हैं, यही बात हमने यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी द शेप ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व corresponding to shape of the long run average cost curve when LAC is L shape, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, when LAC L shape the LAC curve is falling then the MMC curve will also be falling and falling proportion will be below the falling proportion of LMC। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर देता हूं पूरे के पूरे टॉपिक को, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम बात करें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो देखिए शॉर्ट रन में किस तरीके कॉस्ट कर्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा ABC है, ये हमारा है AFC, लगातार गिरता रहता है। ये हमारी फुल कैपेसिटी का प्रयोग हो रहा है यहां से लेके यहां तक। ABC जो है वो गिरता है और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। ये पॉइंट हमने C ले लिया है। और जो MC है वो गिरेगा, यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा और फिर बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके की शेप हमने देखी है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में हमने ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि LAC इस तरीके का होता है, तो जो LMC होगा वो भी इस तरीके का होगा। और अगर हम ये मान लें कि LAC इस तरीके का होता है, तो LMC नीचे से आएगा और यहां पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये LMC की शेप हो गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट कर्व समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।